हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी सीए फाउंडेशन सीरीज का दूसरा लेक्चर रहेगा। इफेक्टिवली टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। तो जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो ओवरव्यू वाला था वो नहीं देखा हुआ है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो एक बार ओवरव्यू वाला लेक्चर देख ले, क्योंकि उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं ऑलरेडी कर चुका था फर्स्ट लेक्चर में कि आप लोग अपने सामने कैलकुलेटर रख लीजिए, बिकॉज जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम थ्रू कैलकुलेटर करेंगे। आपके केस में कैलकुलेटर अलाउड है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम इसको शुरू करेंगे एक क्वेश्चन से जो मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो कवरेज हमारा है वो 4 to 5 मार्क्स का है। तो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है और काफी इजी भी है और आप एंजॉय भी करेंगे इसको। तो मैंने आपके लिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रखा है जो आप माइंड में इसका आंसर फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए ये है कि 1000 रुपए आपको आज मिलेंगे, टुडे, और 1000 रुपए आपको मिलेंगे आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आपको ये दो ऑप्शन दिए गए कि 1000 रुपए आपको आज मिलेंगे या 1 साल बाद मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ये वाला या ये वाला। आपने कभी तो कुछ नहीं पढ़ा इस टॉपिक के बारे में, मैं आपसे जस्ट लॉजिकली और इंस्टिंक्टिवली इसका आंसर चाहूंगा। और मुझे यकीन है कि अगर मेरे पास जो 100% स्टूडेंट्स हैं उनका ऑप्शन ए ही होगा कि हम लोग आज का 1000 रुपए प्रेफर करेंगे। विल प्रेफर 100,000 रुपीज, 100 रुपीज टुडे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने अभी थ्रू एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड थ्रू लॉजिक्स एंड थ्रू इंट्यूशन डिसाइड किया है कि 1000 रुपए आज का बेटर है एज कम्पेयर टू 1000 रुपए आज से 1 साल बाद वाला। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही चीज है, इसके बियॉन्ड ये कंसेप्ट कुछ नहीं है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आज का 100 रुपया वर्थ टुडे इज नॉट इक्वल टू 100 रुपया इन फ्यूचर। बस ये कॉन्सेप्ट है। जो पूरा फाउंडेशन है इस चैप्टर का वो इस एक रीजनिंग पे है कि 100 रुपया प्रेजेंट का और 100 रुपया फ्यूचर का इक्विवेलेंट नहीं है। उसके कुछ लॉजिकल रीजंस है जो हम पर डिस्कस करेंगे। उसके कुछ रीजंस है जो हम पढ़ेंगे, 3 रीजंस है मेनली। बट कॉन्सेप्ट ये है कि आज का 100 रुपीज और फ्यूचर का 100 रुपीज इक्विवेलेंट नहीं होता, इनमें फर्क होता है। और यही रीजन है कि आप लोगों ने आज का 100 रुपीज प्रेफर किया। अब हम उन रीजंस की तरफ आते हैं कि क्यों आज का 100 रुपए और फ्यूचर का 100 रुपए इक्वल नहीं है। उसके हम जो रीजंस है वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा है कि आज का 100 रुपए और फ्यूचर का 100 रुपए क्यों इक्वल नहीं है। तो उसका जो पहला रीजन है, आपने डिसीजन तो ले लिया, अब मैं आपको उसका रेशनल बताता हूं कि रीजंस क्या है। 3 रीजंस है हमारे पास। तो उसका जो फर्स्ट रीजन है वो है इन्फ्लेशन। हम इसको डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। सपोज हम वही 1000 रुपए वाली एग्जांपल, 1000 रुपए एग्जांपल ले लेते हैं कि इस 1000 रुपए से मुझे क्या करना था। मेरा इंटेंशन था कि मैं इस 1000 रुपीज से एक क्रिकेट बैट खरीदता हूं, क्रिकेट बैट। ठीक है, जब मैं मार्केट में आ जाऊंगा तो इस बैट की जो कॉस्ट है वो अब सपोज मान लीजिए 970 रुपीज है। तो इस केस में मेरे पास क्रिकेट बैट आ रहा है और मेरे पास 30 रुपए की सेविंग हो रही है, 30 रुपीज सेव हो रहे। और अब अगर मैं ये दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा कि मैंने ऑप्शन चूज किया कि मैं 1 साल बाद लूंगा और 1 साल बाद ही मुझे ये क्रिकेट बैट लेना है, इसकी कॉस्ट आप मान लीजिए 1020 रुपए हो गई है। तो मुझे एक तो 1000 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा प्लस एडिशनली 20 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज जितने मैं आज इस 100 रुपए से परचेज कर सकता हूं उतने फ्यूचर में नहीं कर सकता। तो यही रीजन है कि आज का 100 रुपया फ्यूचर वाले 100 रुपए से बेटर है। यही रीजन है कि आज का 100 रुपया फ्यूचर वाले 100 रुपए से, आज का 100 रुपए फ्यूचर वाले 100 रुपए से बेटर है। वो लोग इक्वल, ये दोनों इक्वल है तो 100 ही रुपए के दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये अब हमारा पहला रीजन।
बहुत लॉजिकली और बहुत सिंपली अपनी चीजों को समझना है कि पहला रीजन हमारे पास ये है कि पैसे इक्वल क्यों नहीं है आज के और फ्यूचर के, बिकॉज जो गुड्स एंड सर्विसेज मैं इंटेंड कर रहा हूं कि मैं परचेज करूं आज, और अगर मैं वही चीजें फ्यूचर में लाऊंगा तो वो चीजें महंगी हो गई होंगी। यानी अब जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है। गुड्स में इन्फ्लेशन आ गई और पैसे में डिफ्लेशन आ गई, मेरे पैसे की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई, सो कहते हैं रिडक्शन इन परचेजिंग पावर। तो ये है मेरा पहला रीजन कि आज का 100 रुपीज और फ्यूचर का 100 रुपीज इक्वलेंट नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे रीजन की ओर। मेरा दूसरा रीजन जो है कि आज का 100 रुपए और फ्यूचर का 100 रुपए इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, उसका दूसरा रीजन जो है वो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये क्या चीज हो गई अब? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने ये 100 रुपया या 1000 रुपया आज ले लिया तो मैं पैसे को आइडल तो नहीं रखूंगा। कोई भी प्रूडेंट इंसान पैसे को आइडल तो नहीं रखेगा। हम इस पैसे को कर सकते इन्वेस्ट, यानी इस पैसे से हम कुछ कमा सकते हैं। तो इस पैसे से अगर कुछ हम कुछ कमा सकते हैं और अगर हम यही 1000 रुपये 1 साल बाद मिलेगा तो इसकी वर्थ उस टाइम पे बढ़ी हुई होगी और वो 1000 रुपये ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आज का 100 रुपये फ्यूचर का 100 रुपये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर मैं इसको रिस्क फ्री भी इन्वेस्ट करूं, सपोज मेरे पास रिस्क फ्री रिटर्न हम बोलते हैं वो रिटर्न जिसपे कोई रिस्क नहीं है, जिसमें आपका रिटर्न सर्टन है, और उसकी सबसे इजी एग्जांपल है एफडीआर या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एफडीआर 8% भी फेच कर रहा है, तब भी ये 1000 रुपए मेरे पास 1080 रुपीज बन जाएंगे। ठीक है, और जब मैं ऑप्शन बी चूज करूंगा तो मुझे यही 1000 के बजाय 1000 रुपए ही मिलेगा। तो इस केस में भी मेरे पास ये प्रूव हो रहा है कि आज का 1000 रुपए और 1 साल बाद 1000 रुपए इक्विवेलेंट नहीं है। पहला रीजन ये है कि जो मुझे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने थे उनकी कॉस्ट बड़ी होगी। दूसरा रीजन ये है कि अगर मुझे कुछ परचेज नहीं करना हुआ तब भी ये पैसा आइडल नहीं रहेगा और मुझे कुछ कमा के देगा, वो कमाई मैं लूज कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस केस में भी मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि आज का पैसा और फ्यूचर का पैसा सेम पैसा इक्वल नहीं होता। अब हम आते हैं तीसरे रीजन की ओर। अपने तीसरे रीजन की ओर। तीसरा रीजन जो है कि आज का पैसा और फ्यूचर का पैसा इक्वल क्यों नहीं होता सेम पैसा, वो है हमारे पास, हम उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। आप लिक्विडिटी बोलिए या सॉल्वेंसी रिस्क बोलिए। वो क्या रिस्क है कि सपोज मिस्टर ए या मिस्टर जेड ने ये प्रॉमिस किया है आपको 1000 रुपए आज का और 1000 रुपए फ्यूचर का। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दोनों है, ए या बी। जब मिस्टर जेड आपको ये प्रॉमिस कर रहा है तो इसका मतलब कि जेड के पास अभी पैसा है, इसकी पॉकेट में अभी पैसा है, तभी आपको बोल रहा है कि या तो आप आज लो या 1 साल बाद लो। तो जब आपको ये प्रॉमिस कर रहा है तो इसका मतलब ये कि इसकी पॉकेट में आज 1000 रुपए है। सपोज मैंने ऑप्शन बी चूज किया, जो कि लॉजिकल है, बट मैंने ऑप्शन बी चूज किया। तो जब ये टाइम आएगा, जब ये एक साल बाद जब मैं इसके पास पैसे लेने आऊंगा, तो क्या गारंटी है कि इसके पॉकेट में उस टाइम पे पैसा होगा? मुमकिन है कि इसने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया और उसका पैसा डूब गया। मुमकिन है कि इसने इस पैसे से कुछ और ऐसी चीज खरीदी जो बेचना मुश्किल है। इसका पैसा कहीं ऐसे फंड्स में फंस गया, फिक्स्ड एसेट्स में फंस गया, कहीं और फंस गया जहां से पैसा निकालना मुश्किल है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क या सॉल्वेंसी रिस्क, कि जो पैसा हाथ में है वो है और जो पैसा नहीं हाथ में वो पैसा नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि आज का 1000 रुपए और फ्यूचर का 1000 रुपए इक्विवेलेंट नहीं होता। तो ये 3 रीजन है मेनली कि हम क्यों कहते हैं कि पैसे आज के और फ्यूचर के सेम पैसे इक्वल नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कि पैसे का वैल्यू डिराइव होता है टाइम से। किस टाइम से? कि वो किस टाइम पे हमारे पास आ रहा है। अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं, इलॉबरेट करूं, कि ये मेरे पास मैंने टाइम लाइन बनाई है, ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, ये 5 साल, ये 6 साल। तो ये जो 100 रुपए है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी वो डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी पॉकेट में आ रहा है।
अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो फिर तो ये 100 रुपए ही है। लेकिन अगर ये 3 साल बाद आ रहा है तो ये 100 रुपए नहीं है। यानी पैसे की वैल्यू डिराइव होती है कि वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी पॉकेट में आ रहा है। ये मेरी लाइन को आप अच्छे से याद कीजिए, बिकॉज ये लाइन मैं काफी रिपीट करने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कि इस 100 रुपए की वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन होगी कि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरी पॉकेट में आ रहा है। तो अगर यहाँ मेरी पॉकेट में आ रहा है तो उसका वैल्यू कुछ और है, यहाँ मेरी पॉकेट में आ रहा है तो उसका वैल्यू कुछ और है। तो इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की वैल्यू उस हिसाब से निकलेगी कि वो किस टाइम पे मेरे पास आ रहा है। ठीक है, और ये क्यों होता है वो आपको रीजंस बता दिए कि रीजंस क्या है कि हमारे पास क्यों पैसे की वैल्यू उसके टाइम के हिसाब से डिराइव हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां से आया? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट भी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे आ गया। जब मैंने ये कहा कि आज का 100 रुपए पॉइंट ए में और फ्यूचर का 100 रुपए, यानी ए और बी, ए मैंने लिया आज का 100 रुपए, बी लिया मैंने फ्यूचर का 100 रुपए, एफ, ये इक्वल नहीं है। तो जब मुझे मिस्टर जेड ऑप्शन दे रहा था कि मैं आपको या तो आज 100 रुपए दूंगा या फ्यूचर में 100 रुपए दूंगा, जब मुझे ऑप्शन दे रहा था तो तब क्या ये दोनों इक्विवेलेंट थे? नहीं, गलत थे। तो उसका जो ऑप्शन थे वो अनइक्वल थे। तो अब अगर मुझे इन ऑप्शंस को इक्वल करना होगा, मैं चाहता हूं कि मिस्टर जेड मुझे कोई ऐसा ऑप्शन दे जो इक्वल हो, तो इक्वल ऑप्शन ये हो सकता है कि या तो आप आज मुझसे लो 100 रुपए या फ्यूचर में आप मुझसे लो 108 रुपए। उसके बाद चॉइस मेरी होगी क्या मैं ये चूज करूं या ये चूज करूं, क्योंकि अब ये ऑप्शंस इक्वल है, अभी अनइक्वल ऑप्शंस नहीं रहे, अभी हो गए इक्वल ऑप्शंस। इसलिए इक्वल हो गए क्योंकि ये 100 रुपए और ये 108 रुपए है। तो अब जो ये 8 रुपीज का मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो मुझे 8 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है, ये किस चीज का कर रहा है? ये मुझे कर रहा है बिकॉज मैं ले रहा हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगो कर रहा हूं, तो मैंने पहले बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगो कर रहा हूं। दूसरा रीजन ये है कि मैं लिक्विडिटी रिस्क ले रहा हूं, जो मैंने बताया था, क्या इसके पास पैसा होगा 108 रुपए एक साल बाद? ठीक है, और एक और रीजन जो मैंने बताया, मैं इन्फ्लेशन की रिस्क भी ले रहा हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि 100 रुपए की चीजें एक साल बाद कितने की होंगी। तो जो मैं तीनों रिस्क ले रहा हूं, जो मैं 3 रिस्क ले रहा हूं, तो इसके बदले मुझे ये 8 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे एक साल बाद। तो अब चॉइस मेरी है कि 8 रुपए के अगेंस्ट मैं ये सारी रिस्क लेना चाहता हूं या नहीं लेना चाहता हूं। तो यहां से फ्लो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां से आया? ये आया टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। जब मैंने ये कहा कि 100 रुपए इक्विवेलेंट नहीं है, तो मैंने इससे कोई ऐसा ऑफर मांगा कि जो दोनों मुझे इक्वल लगे। तो अब मुझे दोनों ऑप्शन मोर और लेस इक्वल लग रहे, तो अब आ गई चॉइस कि मैं ए लूं या बी लूं। तो जो मुझे 8 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है इन रिस्क के बदले, इसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ये चीज होती है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बेसिकली जो मैं पैसा किसी और के पास रख के रिस्क ले रहा हूं, उसके बदले जो एक्स्ट्रा मिलता है वो होता है इंटरेस्ट। उसी सम को बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बिकॉज ये भी काफी कॉमनली यूज्ड ये है टर्म है। ठीक है, तो अभी तक हमारा कवर हो गया इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो इंटरेस्ट अब क्या होता है? अगर हम इंटरेस्ट समझना चाहे तो क्या होता है, कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है एग्जाम में, बस आपको समझ आना चाहिए कि इंटरेस्ट क्या चीज। तो इंटरेस्ट हमारे हिसाब से है वो एडिशनल पेमेंट, वो एडिशनल पेमेंट बोलिए, इंक्रीमेंट बोलिए, नॉट नेसेसरी कि पेमेंट हो, एडिशनल इंक्रीमेंट जो क्यों हमें मिलता है? बिकॉज 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 वी कीप आर मनी with others,
मैंने अपना पैसा किसी और के पास रखा और ये मुझे देगा फ्यूचर में वापस। तो मैंने पहले ही कहा कि आज का पैसा और फ्यूचर का पैसा इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसलिए जो एडिशनल इंक्रीमेंट मुझे मिलना चाहिए इन रिस्क्स के लिए, जो रिस्क्स मैंने पहले आपको बताया, जो रिस्क्स मैं ले रहा हूं ताकि मेरा पैसा किसी और के पास रहे, उसके लिए जो मुझे एडिशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए उस चीज को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट हम उस चीज को बोलते हैं जो हमें एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा जस्ट इस चीज के लिए कि पैसा हमने अपना पैसा किसी और के पास रखा। यही रीजन है कि बैंक्स आपको आपके सेविंग अकाउंट पे, आपके करंट अकाउंट पे, आपके एफडीज पे इंटरेस्ट देते हैं, बिकॉज आप अपना पैसा जिसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, जिससे आप कुछ खरीद सकते थे, आपने वो सब चीजें छोड़ के, बैंक कल को डिफॉल्ट हो गया, वो रिस्क लेके आपने वो बैंक के पास रखा, तो बैंक आपको उसका इंटरेस्ट देगा। ठीक है साहब, अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते कि इंटरेस्ट कैसे नॉर्मली मेंशन किया जाता है। इंटरेस्ट नॉर्मली मेंशन किया जाता है रेट पर एनम। रेट पर एनम से मेरा मतलब है कि आपको साल का कितना एडिशनल मिलेगा। हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली रेट हम मेंशन करते हैं जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि पर एनम है, और अगर पर एनम लिखा हो तो पर एनम ही है। तो रेट आपको मिलता है इंटरेस्ट का पर एनम। ठीक है, सपोज अब मैं आपसे कहूं कि इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8% पर एनम, तो आप इससे क्या समझेंगे कि अगर 100 रुपए मैं आज किसी के पास रख रहा हूं 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद मुझे इसके 8 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे और ये मेरा इन्वेस्टमेंट 108 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं प्रिज्यूम करूं कि इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है, ऐसे ही 9% पर एनम, 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट रेट आपका डिटरमाइन होता है परसेंट पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होती है। अब इस पूरे चैप्टर में जो ये 100 रुपए है, 108 रुपए है, इनकी जो है कोडिंग्स बोल लीजिए या इनकी डेफिनेशंस बोल लीजिए, वो ऑलरेडी फिक्स है, जो ऐसे यूज होती है। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है? 3 टर्मिनोलॉजीज नॉर्मली आपके पास यूज होंगी। ठीक है, पहला होगा प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, तो क्या होगा कि प्रिंसिपल जो हमने पर एग्जांपल ली, इसमें 100 रुपए होगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है वो पैसा जो मैंने किसी और के पास छोड़ा या जो मैंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है वो एडिशनल अमाउंट या इंक्रीमेंट जो मुझे पैसा छोड़ने की वजह से मिलेगा, जिसकी रेट डिटरमाइन होती है रेट पर एनम, जो मैंने पहले बताया, रेट पर एनम। और ये जो अमाउंट है, इंटरेस्ट जोड़ के जो फाइनल अमाउंट मेरे पास बनेगा उसको बोलते हैं अमाउंट। यानी मेरे पास इस एग्जांपल में 108 रुपए अमाउंट हो गई। तो इनको हम इस पूरे चैप्टर में कैसे डिनोट करते हैं? प्रिंसिपल को P लिखते हैं, इंटरेस्ट को I लिखते हैं, अमाउंट को A लिखते हैं, और जो रेट है इसको R लिखते हैं। पर एनम आपको पता ही है कि रेट हमारे पास पर एनम है, वो आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास पर एनम है। ठीक है, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। तो हमने सबसे पहले पढ़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उससे हम आ गए कि इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, और इंटरेस्ट के कंसेप्ट के बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या टर्मिनोलॉजीज है जो हम आमतौर पे यूज करते हैं। जो पैसा आपने अपफ्रंट डाला उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जो आपको एडिशनल मिला उस पे क्योंकि आप कुछ चीजें फॉरगो कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और जो फाइनली आपका पैसा बना उसको बोलते हैं अमाउंट। तो अब इसकी एक मेरा जो तरीका रहेगा पढ़ाने का कि मैं आपको ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं करवा रहा, क्योंकि बस जितनी ज्यादा फॉर्मूलाज होती है उतना ज्यादा फिर रिमेंबर करना पड़ता है, इतना ज्यादा रिमेंबर करेंगे उतना फिर एग्जाम में चांसेस है कि वो मिस हो जाएगा आपसे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की एक फॉर्मूला करवाऊंगा और उसी फॉर्मूला से हम आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि प्रिंसिपल की अलग फॉर्मूला कर ली, इंटरेस्ट की अलग कर ली, अमाउंट की अलग कर दी, रेट की अलग कर दी, फिर एग्जाम में याद करते रहो कि कौन सी चीज कहां से निकालनी थी। हम एक फॉर्मूला करेंगे और जो मिसिंग फिगर्स है वो इसी फॉर्मूला में से निकालेंगे, और एक ही फॉर्मूला हम कैरी करेंगे पूरे चैप्टर के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट के लिए रादर। तो पहली जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट की, जो मैंने ऊपर आपको समझा, यही चीज सिंपल इंटरेस्ट होती है कि आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, इस पे आपको इंटरेस्ट मिला, और वो इंटरेस्ट जोड़ के जो आपके पास बनेगा फाइनल सम उसको हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, और इसी को अगर मैथमेटिकली देखें तो कैसे निकलेगा कि इंटरेस्ट आपका बनेगा प्रिंसिपल जो भी आपने इन्वेस्ट किया इनटू रेट, यानी आपने किस रेट पे किया।
रेट आपको पता है कि परसेंटेज पर एनम होती है, तो उसको हम 100 से डिवाइड कर दे ताकि ये परसेंटेज का 100, ये 100 आपका परसेंटेज का है, बिकॉज ये हम निकालते हैं पीए पर एनम। ठीक है, और इनटू कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपने याद करनी है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, यानी मेरे पास कितना इंटरेस्ट बनेगा किसी भी चीज का, कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, किस रेट पे किया है, कितने टाइम के लिए किया है, और इसके बेसिस पे मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने नोट कर ली होगी। अब सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो मेरा प्रिंसिपल हो गया बिकॉज अपफ्रंट मैंने ये इन्वेस्ट किया, और मुझे जो भी रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 11% पर एनम। ठीक है, और ये मैंने इन्वेस्ट किया है सपोज 3 साल के लिए। ठीक है, तो इसका अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो या अमाउंट निकालनी हो, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं रखनी, मैं एक ही चीज यूज करूंगा। इसका इंटरेस्ट मुझे निकलेगा, इसका इंटरेस्ट जो निकलेगा इसका वो निकलेगा 1000 इंटू 11/100, यानी रेट क्योंकि मैंने पता परसेंटेज में है, तो परसेंटेज का फैक्टर हटाने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज मतलब हमेशा जो 100 के फैक्टर पे हो कि 100 में से 11, 100 रुपए पे 11 रुपए मिलेंगे। परसेंटेज का मतलब जो होता है कि हर 100 रुपए पे 11 रुपए मिलेंगे, तो वही मैंने इसको 100 डिवाइडेड बाई 11 कर लिया इंटू 3। ठीक है, तो ये आपका मेरा इंटरेस्ट आएगा। उसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये बहुत आसान है, कैलकुलेटर पे करे या खुद से करे, जैसे मर्जी करे, आपको अलाउड है तो जैसे मर्जी आप करें। तो ये आपका बनता है 330 रुपए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को कैंसिल आउट करके इनका मल्टीप्लिकेशन ले ले, तो आपका इंटरेस्ट जो बनेगा 330 रुपए बनेगा। और अगर मैं आपसे यही पूछूं कि मेरे पास अमाउंट कितना बनेगा 3 साल बाद, तो मेरे पास अमाउंट कितना बनेगा 3 साल बाद, वो तो आप बता ही सकते हैं कि मेरा 1000 रुपए था, कि मेरा 1000 रुपए था प्रिंसिपल, और 330 रुपए इसका इंटरेस्ट हो गया, तो 1330 रुपए मेरा बन गया अमाउंट। तो ये आपका सिंपल सा आंसर निकल गया इस चीज का। हमने फिर से वही कोई लंबी चौड़ी फॉर्मूला यूज नहीं की, मैंने आपको एक ही चीज याद करवाई कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है P इंटू आर इंटू टी, जहां आपका टाइम ईयर्स में होता है और जहां आपका रेट पर एनम के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने कोई रेट का अलग फॉर्मूला नहीं रखना, टाइम का कोई अलग फॉर्मूला नहीं रखना, प्रिंसिपल का कोई अलग फॉर्मूला नहीं रखना, क्योंकि अगर वैसे करवाने बैठे तो आपको हर चीज का फॉर्मूला रहेगा, फिर कितने फॉर्मूलाज आप रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में, अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये फॉर्मूला लेके हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं डबलिंग के, ट्रिपलिंग के, वो सब क्वेश्चन हम यही फॉर्मूला लेके सॉल्व करेंगे। हम डबलिंग का कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, ट्रिपलिंग का कोई याद नहीं करेंगे, आप इसको लेके चलिए। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस है, इस पे एक पूरी एक्सरसाइज है हमारी बुक में जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगी। मैं आपको इस एक्सरसाइज पे जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स है बुक में वो एक बार स्टडी करवाता हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आप करेंगे। यानी मेरे पास, आई होप ये आप देख पा रहे हो, इसमें जूम करता हूँ, हाँ बेटर है, इंटरेस्ट आ गया। ये आप अगर पढ़ ले तो बेटर है, वैसे मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दी, यहां से पढ़ लिया वो कर ले। इस पे जो एग्जाम्पल्स है वो मैं सारी अभी करवाऊंगा। ठीक है, सारी करवाऊंगा। उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है 4A आपके लिए होमवर्क है, मैं डाल देता हूं। एक्सरसाइज 4A आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप कमेंट्स में या मैसेज में या ग्रुप पे या फोन करके जैसे भी आपको लगे आप मुझे जो जो पार्ट्स इससे नहीं हो रहे वो बता दीजिए, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल मैं आपको करवा दूंगा जो आपसे नहीं हो रहे, और मैक्सिमम बच्चों की क्योरी जिस क्वेश्चन में होगी वो मैं करवाऊंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में स्टूडेंट को ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी आपका होमवर्क है या आपने 4A करना है, और ये 4A करने के लिए जो भी इसके पर्टिनेंट एग्जाम्पल्स है वो मैं भी अभी आपको करवाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट को लेके जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल बुक में उनको स्टडी भी करवाता हूँ और करवाता भी, उसके बेसिस पे आप 4A करेंगे। और 4A में जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो 4A आपका होमवर्क है, ये आप समझ के बहुत ही आसान है। 10 क्वेश्चन है इसमें, एंड होप कि आप 10 के 10 कर पाओगे। और इसमें अभी हमारे पास 10 एग्जाम्पल्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और फॉर्मूला मैंने आपको एक बता दिया, आपने वही एक यूज करके इसको सॉल्व करना है और कंसेप्चुअली चलना है, तो कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, आई होप सो। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन 2000 रुपीज 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास जो 2000 है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है, मेरे पास प्रिंसिपल जो है, मैंने कहा कि फॉर्मूला यूज करनी है, वो 2000 रुपए है, ठीक है। मेरे पास इंटरेस्ट 6% है और ईयर 2 साल है, रेट टाइम 2 साल है और रेट 6% है। तो क्वेश्चन मुझसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, वो मुझे निकाल के देना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताई हुई है, एक ही फॉर्मूला मैंने बताई हुई है कि इंटरेस्ट जो है वो इज इक्वल टू है P इंटू आर इंटू टी, यानी मैं कितना पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, किस रेट पे किया, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें या अगर आप मैथमेटिक्स में प्रोफिशिएंट है तो कर ले, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है, 240 रुपए, ठीक है। वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, 6 2 12 और 20 का वो कर लिया, 240 रुपए, ठीक है। बहुत ही ईजी एक क्वेश्चन है ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, सानिया डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 years विद इंटरेस्ट रेट इतना, हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न। सेम क्वेश्चन है, बस फिगर्स चेंज है, सेम क्वेश्चन है। क्या इसमें अगर हम फिर से वही चीजें करें जो मैंने कहा था कि आपने बस एक ही फॉर्मूला से चलना है, ज्यादा हमने फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना। इसमें मेरे प्रिंसिपल कितना है, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल है 50,000, प्रिंसिपल 50,000, रेट और टाइम देख लेते हैं, 6% का रेट और 2 साल का टाइम, रेट 6%, 2 साल का टाइम। तो यही फॉर्मूला यूज करके आपको इंटरेस्ट निकालना है, 50,000 इंटू 6/100 इंटू 2, ठीक है। ये भी आसान सा है, आप कैलकुलेटर पे कर ले या सॉल्व करके कर ले, आपके बन गए 6,000, ठीक है। आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। 5.5% का रेट था, मैंने 6% ले लिया खुद से, तो इसको हम 5.5% पे ले आते, $5.5% का रेट था, हो गया 5500 रुपए, ठीक है। रेट क्वेश्चन में 5.5 रुपए का था, तो ये यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिए, इसको कर लीजिए 5.5%, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन एग्जाम्पल नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी। इन्वेस्टमेंट मैंने पहले आपको कहा कि इन्वेस्ट का मतलब अमाउंट से है, अमाउंट से है, और अमाउंट का क्या मतलब होता है कि फाइनली मेरे पास कितना पैसा है। तो बहुत सिंपल है, मैंने इन्वेस्ट किया था 50,000 और 5500 का मुझे इंटरेस्ट मिला, तो इससे जो अमाउंट निकलेगी वो मेरे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान अभी पार्ट चल रहा है, बाकी इसने जो फॉर्मूला दी अमाउंट इज इक्वल टू, ये करने की जरूरत नहीं है, आप काफी इजीली इसको कर सकते हैं कि 50,000 मैंने लगाए थे, 5500 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला, तो मेरे पास 55,500 रुपए का ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन डिपॉजिट 1 लाख रुपीज इन हिज बैंक फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 6%। आपके पास प्रिंसिपल आ गया, आपके पास टाइम आ गया, आपके पास रेट आ गई, तो आपने निकालना है कि इंटरेस्ट कितना है और फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट कितना है। पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस सॉल्व कर लेते हैं, मैं एग्जांपल सारी करवाऊंगा। तो प्रिंसिपल 1 लाख, वो प्रिंसिपल 1 लाख, रेट
रेट 6% और टाइम दो साल, रेट 6% टाइम दो। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकाल, मैंने कहा था P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ये हो गया 12,000। तो मेरा जो अमाउंट निकलेगा फाइनली, ये तो इंटरेस्ट हो गया, ये लाख रुपए और उसमें 12,000 जोड़ दीजिए, तो ये मेरे आ जाएगी इसमें अमाउंट, ठीक है, 1,12,000 रुपये। ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी पार्ट, 1,12,000 रुपये। कोई फॉर्मूला हमने फिर से नहीं किया, हम एक ही फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल PRT, और यही फॉर्मूला लेके हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, इस पूरे सिंपल इंटरेस्ट वाले पोर्शन को। अच्छा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये रेट ऑफ, इसने क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है। इफ द अमाउंट इज ओड आफ्टर 6 मंथ्स, यहाँ पे एक वेरिएशन आ गई कि मेरे पास जो टाइम है वो मंथ्स में दिया है ना कि ईयर्स में, इस इतना, ठीक है। बोरोड अमाउंट बीइंग 1000, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वही चीज है, क्वेश्चन वहां फिर आके लिख रहा है, चीज वही है कि अगर आपको पता है तो आप इसको कर लेंगे। हमारे पास जो दिया गया है वो प्रिंसिपल दिया है और हमारे पास अमाउंट दी गई है। अगर हम इसमें आइडेंटिफाई करें कि कैसे, हम देखेंगे कि हमने लिया तो 1,000 रुपए था लेकिन देना पड़ा 1,050, ठीक है। तो मेरी अमाउंट आ गई 1,050, मेरा प्रिंसिपल आ गया 1,000, ठीक है। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो 50 रुपए आ गया, अमाउंट में से प्रिंसिपल कम कर तो इंटरेस्ट आ गया मेरे पास, 50 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। और किस रेट पे हुआ है, रेट दिया गया, रेट निकालना है, रेट नहीं दिया गया है मेरे पास, टाइम दिया गया है 6 महीने का। मेरे पास टाइम इज इक्वल 6, लेकिन यहाँ पे है मंथ्स। तो फॉर्मूला हम अपनी यूज करेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी कि इंटरेस्ट इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी, यानी इसका मतलब मेरे पास जो 50 रुपए का इंटरेस्ट है ये इक्वल टू है प्रिंसिपल 1,000 रुपए, रेट मुझे निकालनी है। अब टाइम में यहाँ पे कैच है, टाइम हम 6 नहीं डाल सकते बिकॉज जो हमारे पास रेट है वो पर एनम होता है, बताया था मैंने पहले आपको, रेट साल का होता है। तो अगर रेट साल का है तो टाइम भी साल का ही होना चाहिए, यानी अगर मैं रेट एनुअल ले रहा हूं तो मैं टाइम भी एनुअल लेना है, मैं टाइम को मंथ्स में नहीं ले सकता। तो इस केस में मुझे 6 मंथ्स को डिवाइड करना है ईयर्स में। ये भी पता है आपको कि हर साल में कितने 12 मंथ्स होते हैं, तो इसको डिवाइड करने के लिए मुझे इसको 12 की बेस पे ले आना पड़ेगा। यानी वैसे भी हम बोले लॉजिकली तो 6 महीने का मतलब आधा साल, आधा साल का मतलब 0.5 ईयर्स। कि मैथमेटिक्स को कैसे करेंगे, 6/12, यानी ये 6 महीने हैं 12 महीनों के बेस पे। तो अब ये 6/12 है, ये मेरे पास ईयर्स में आ गया। अब रेट भी ईयर्स में, ये भी ईयर्स में। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रेट का वैल्यू आ जाएगा। आपको ये पता है कि रेट मेरे पास 100 के बेस में रहता है, तो उसको मैं 100 ले लेता हूँ। तो अब ये बन गई मेरे पास सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आई होप आप सबको आता है करना। इतनी मैथमेटिक्स 10th में पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरे साथ फॉलो कीजिए कि सिंपल इक्वेशन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। ये 50 हमारा एज इट इज रहेगा, जो भी नंबर्स इसके डिवीजन में है उनको उसके मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे, ठीक है। जो भी इसके डिवीजन में है इनको इसके मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे, ठीक है। तो ये 100 और ये 12, ठीक है, इज इक्वल रेट अपनी ही जगह, और जो रेट के मल्टीप्लाई में है उसको इनके डिवीजन में ले आएंगे। ऐसे ही कोई समेशन में है तो उसको माइनस में ले आएंगे, माइनस वाले को उसके प्लस में ले आएंगे। तो ये डिवाइड पे बन जाएगा 1000 और ये बन जाएगा 6। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से या मैथमेटिकली तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं अब टाइम की बचत के लिए। तो मेरे पास आर आ रहा है, हम देखेंगे हमारे पास आंसर भी वही आ रहा है 10%, ठीक है। एग्जाम्पल 5 आपने आंसर आ रहा है 10%। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, और इस मैंने कहा था कि इस पूरे चैप्टर से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी एग्जाम्पल थी ये। तो इसमें हमने क्या किया बेसिकली कि इसमें एक ही चीज नहीं थी कि हमने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास एनुअल रेट दिया होता है, और बाद में इसको सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला हमने एक ही यूज की, आई इज इक्वल टू PRT, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Rahul invested 70,000 in a bank at the rate of 6.5% per annum simple interest rate। आपके पास प्रिंसिपल आ गया बिकॉज 70,000 का प्रिंसिपल है। मैंने कहा था कि जो अपफ्रंट इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल रहता है। बैंक में रखा है 6.5% का बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है। उसको इतने पैसे मिले एंड ऑफ टर्म पे, हमें टाइम निकालना है कि कब तक रखा था। फिर से वही बात आ गई, मैंने पहले ही कहा था कि हर चीज के अलग अलग फॉर्मूला नहीं करनी, आप इसको बिल्कुल सिंपली लेके चलो, एक ही फॉर्मूला को लेके चलो, कोई इसी चीज के लिए आपने अलग से फॉर्मूला नहीं लगानी। हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, इस एग्जाम्पल में दिया था 70,000 रुपीज, 70,000। हमारे पास अमाउंट भी दी हुई थी कि 70,000 रुपीज का कितना बना, जो टाइम निकालना है 85925, 85925। रेट भी शायद दी हुई थी 6.5%। और हमें जो निकालना है वो निकालना है टाइम। क्या हम इस चीज से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा जो इंटरेस्ट था वो है 15,925 रुपए हमारा इंटरेस्ट है, और हमारे पास रेट भी दिया हुआ है, हमारे पास प्रिंसिपल भी है, तो हम इजिली फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। हमें टाइम निकालना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैं जो लिखवाया था पहले, इंटरेस्ट इक्वलेंट होता है P इंटू आर इंटू टी, जहां आर आपके पास परसेंटेज में है, टी ईयर्स में है। तो इंटरेस्ट आ गया 15,925, प्रिंसिपल 70,000 रुपए, रेट 6.5% डिवाइड बाय 100, क्योंकि इसको परसेंटेज में लाना है, टाइम हमने निकालना है। तो ये हमारे पास बन गई सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करना रहता है। मैंने बताया आपको कि जो इसके मल्टीप्लिकेशन है उनको उसके डिवीजन में ले आते। तो टी हम अपनी जगह रखेंगे, ठीक है। 15,925 इंटू ये 100 हो गया, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, और ये दोनों चूंकि मल्टीप्लिकेशन है इसके डिवीजन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर से कैलकुलेटर से कर ले या जैसे कर ले, क्योंकि आपके लिए वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरे पास आ रहा है टी 3.5, और आई होप आपके पास 3.5 आ रहा होगा। तो इट इज 3.5 ईयर्स। 0.5 का मतलब क्या है ईयर्स के कॉन्टेक्स्ट से पहले ही बताया था मैंने। 0.5 इंटू 12 कर लीजिए इसको, जैसे डिवाइड किया था, तो ये 6 महीने हो गए, 3 साल और 6 महीने, 3.5 साल के लिए, ठीक है। ये आपका 3.5 साल का आंसर हो गया। ये आपका एग्जाम्पल 6 कवर हो गई। एग्जाम्पल 7, कपिल डिपॉजिट सम अमाउंट, अभी अमाउंट नहीं दी है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, इन अ बैंक फॉर 7.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। कपिल को मिला 101,500 एट द एंड ऑफ द टर्म, कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, हमारे पास जो दिया गया है वो टाइम दिया गया है, और हमारे पास दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और हमें ये बताना है कि किस रेट पे ये डिपॉजिट हुआ था, कि क्या अमाउंट डिपॉजिट हुई थी, कि वो ये हमें प्रिंसिपल कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन है। हम वही चीजें फिर से एक बार देखते हैं कि क्या हम वो सब देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो हमारे पास जो है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, अमाउंट दी गई है। अमाउंट कितनी है हमारे पास 101,500, 101,500। रेट हमारे पास 6% है, और टाइम है 7.5 साल। इसको हम 7.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं, और ये पर एनम। अब हमसे क्या चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल की कैलकुलेशन करके बताएं, ठीक है। कैलकुलेशन करके बताएंगे। सबसे पहले अगर हम इस में इंटरेस्ट निकालना चाहे तो क्या हम निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट की फॉर्मूला मैंने क्या बताई थी, PRT, जो हम तब से करते आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट अगर मैं निकालना चाहूँ, P तो मेरे पास पता ही नहीं है, P नहीं दिया हुआ, तो मैं P को एज इट इज P ही लिखा, बिकॉज मेरे पास P की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई है। मेरे पास जो P की वैल्यू है वो नहीं दी गई है, तो P को मैं दे R मेरे पास 6/100, ठीक है, और T मेरे पास आ गया 7.5 साल, ठीक है, ये मेरे पास आ गया।
अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, सिंपलीफाई करना चाहूँ तो मेरे पास आ गया इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 बाय 100 इंटू पी। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। बट मेरे क्वेश्चन मुझसे क्या है, मैं प्रिंसिपल की वैल्यू निकालूं। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास दिया क्या है क्वेश्चन में, अगर मैं देखना चाहूँ मेरे पास दिया है क्वेश्चन में अमाउंट, अमाउंट दी है। तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, आपने अभी तक अंदाजा लगा ही लिया होगा। मैं इसको सिंपली कर सकता हूँ कि मेरे पास जो अमाउंट है वो कहां से निकलती है कि मैंने जितना इनिशियली इन्वेस्ट किया था पी, और जितना मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं तो यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को, मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। तो ये मेरे पास इंटरेस्ट ऑलरेडी आया हुआ है 45 बाय 100 इंटू पी। अब इसको भी मैथमेटिकली करें, इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब डिवीजन कर लूं इससे तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, 17,000 रुपए। और हम भी अगर ऐसे करें 101,500 डिवाइड बाई 1 पॉइंट क्या आया 45, तो ये 17,000 रुपए आ जाएगा। फिर से वही चीज कि जो हम मल्टीप्लिकेशन में है वो इसके डिवीजन में हमें लाना है। तो जब इसको हम ऐसे करेंगे तो आपका प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, ठीक है, ये आ गया 101,500 डिवाइडेड बाई 1.45 इज इक्वल टू पी। पी आपका आ गया 70,000 रुपए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हम एक ही फॉर्मूला को लेके उससे जो मिसिंग टर्म है वो निकाल रहे हैं, हम हर चीज की अलग फॉर्मूला नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उससे कंफ्यूजन ही रहती है कि कौन सी एग्जाम्पल में कौन सी फॉर्मूला हमने लगानी है। अ सम ऑफ इतना मैंने प्रिंसिपल है क्योंकि इतना हमने दिया हुआ है, वाज लेंट आउट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 years and 8 months। ठीक है, अमाउंट बन गई इतनी, हमें इंटरेस्ट निकालना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बट इसमें यह है कि जो हमारे पास टाइम है वो ईयर्स में नहीं है, तो हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। एक बार कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अमाउंट दी गई थी वो है 50,000। हमारे पास जो प्रिंसिपल है अप फ्रंट वो है 46,875। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टाइम जो दिया गया है 1 ईयर और 8 मंथ दिया गया है, हमें निकालना है इसका रेट। टाइम जो है इट्स 1 year and 8 months। ठीक है, हमें निकालना है रेट। तो हमें पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी, सिंपल इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, तो इंटरेस्ट कहां से निकलेगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, बिकॉज इंटरेस्ट का फिगर हमें कहां से निकलेगा। 50,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इन्वेस्ट किया था 46,857, तो सीधा सा हमारा इंटरेस्ट दोनों को माइनस करके आ जाएगा 3125। बहुत आसान सी चीज है इंटरेस्ट निकालना, इन दोनों में से इससे और इसके जरिए इंटरेस्ट निकालेंगे। अब प्रिंसिपल, फिर से हमारे पास प्रिंसिपल ही आएगा जो इन्वेस्ट किया था। रेट हमने निकालना है, परसेंटेज का 100 हम यूज करेंगे, हमने रेट निकालना है 100 के बेस पे। तो टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम भी हमें उसी यूनिट में कन्वर्ट करना है जिस यूनिट में आपके पास रेट हो। रेट आपका पर एनम है तो टाइम भी एनुअली आएगा। अब 1 year 8 months को हम एनुअली कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले बताया मैंने कि मंथ्स को आपने 12 की बेस पे लाना है। हम उसको ऐसे कर सकते हैं 8/12। तो इसका मतलब है 8/12 करें तो कैसे आएगा 2/3, 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से बेसिकली दोनों को डिवाइड करके 4 से, तो हमारे पास ये आ गया 1 साल प्लस 2/3 साल। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 1 साल, और साल के अगर 3 हिस्से करें उसमें से 2 हिस्से, 1 + 2/3, जिसको हम मैथमेटिकली 5/3 भी लिख सकते हैं, जिसको मैथमेटिकली 5/3। इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कितनी मैथमेटिक्स आप लोगों को आ रही होगी। हम कैसे करते हैं कि जो 8 मंथ्स है इसको मैंने 12 की बेस पे ले लिया, 8/12 हो गया। इसको सिंपलीफाई करें तो ये 2/3 हो गया, और इसका एक्चुअल जो है 1 साल भी है तो ये 1 साल है और 2/3 साल है, तो ये मेरा बन जाएगा 5/3। 5/3, 3 + 2 5, 5/3। ठीक है,
इसमें भी अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही है तो फोन करके वो पूछ ले कि y/3 का डेरिवेशन कहाँ से। वैसे आई होप कि इतना हम लोगों के पास हमारा इतना मैथमेटिक्स क्लियर है। ठीक है, तो अभी आपके पास फिर से बन गई सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको यूज करके आप रेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से वही चीजें करनी है, जो रेट के डिवीजन में है उनको मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, जो रेट के मल्टीप्लिकेशन में उनको रेट के उनको अपोजिट साइड में डिवीजन में ले जाइए। ठीक है, इंटू 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 46875 डिवाइडेड बाई 5। तो मेरे पास आर आ रहा है 4। ये आया कैसे 4? मैंने इसको ये दो टर्म्स इस पेन से दिखा देता हूँ, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई किए और ये दो टर्म्स डिवाइड कर ली, मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 4 हमारे पास रेट आ रही है ऑलरेडी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। What sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum? ठीक है, हम ये क्वेश्चन में हमारे हमसे प्रिंसिपल मांग रहा है और जो दिया गया है वो इंटरेस्ट है 28,600 इंटरेस्ट है। कह रहा है कि 28,600 रुपए किस पैसे से आएंगे, प्रिंसिपल निकालना है, कौन सी अमाउंट से आएंगे। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 महीने 3 साल के 3 साल 3 महीने के लिए और 2.5% का रेट है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, इंटरेस्ट तो दिया गया था 28600 28600। प्रिंसिपल शायद निकालना है, हाँ जी प्रिंसिपल निकालना है। रेट 2.5% का दिया हुआ है, रेट 2.5% का दिया हुआ है। और टाइम जो है हमारे पास 3 साल और 3 महीने। अब तक आप समझ गए वो 3 साल 3 महीने को कैसे लिखते हैं। 3 साल 3 साल है, 3 महीने हो गए 3/12 क्योंकि ईयर में लाना है। ये हो गया 1/4 साल का चौथा हिस्सा। और इसका हम लिख सकते हैं 3 1/4 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखते 13/4 यानी 3 4 12 और 1 13 13/4। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम अगर 1/4 को डिवाइड भी कर ले वो 0.25 आ जाता है। ठीक है, हो जाता है 0.25 और ये तो 3 ही है, तो बेसिकली ये बन गया 3.25। अब अगर हम इन दोनों को भी डिवाइड करें तो ये 3.25 ही बन गया, यानी 3.25 साल। बेसिकली इसका मतलब है 3.25 साल। ठीक है, तो ये ऐसे आप लिखे, ऐसे करें, आप पहुंचना 3.25 ईयर्स पे ही है। अब ये फिर से बन गई सिंपल इक्वेशन। इसमें एक वेरिएबल है, पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो पी के डिवीजन में है उनको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, जो इसके मल्टीप्लाई में है उनको डिवीजन में ले आएंगे, तो आपके पास पी की वैल्यू अराइव हो जाएगी। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। 28,600 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 2.5 और डिवाइडेड बाई 13, तो मेरे पास आ रही है पी की वैल्यू 3,52,000। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर। हाँ, इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू इतना एट 4.5% पर एनम। कि ये अमाउंट प्रिंसिपल हो गया 85,000, ये अमाउंट हो गई, ये आपके पास इंटरेस्ट हो गया पर एनम। तो आपको टाइम निकालना है। हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट भी दी गई है। प्रिंसिपल हमारे पास है 85,000, अमाउंट हमारे पास आ गई 157,675 और रेट आ गया 4.5% का पर एनम। पता ही आपको, इसमें आपने निकालना है टाइम। तो इंटरेस्ट फिर से वही आ गया PRT। तो अब अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट निकालूं तो आपको पता है कि इंटरेस्ट अमाउंट से प्रिंसिपल निकालेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि एडिशनल पैसा मिल रहा है। मैंने 85,000 इन्वेस्ट किए थे, मुझे 1,75,675 मिले, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया 72675। मेरा इंटरेस्ट आ गया किस पैसे पे, मैंने 85,000 इन्वेस्ट किए थे। मेरे पास रेट क्या है, 4.5% का रेट है। और टाइम मुझे इससे शायद हाँ निकालना है, टाइम ही मांग रहा था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो काफी इजी हो गया। अब इसको हम सिंपली और कन्वर्ट कर ले तो
ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि टाइम ही निकालना है, बिकॉज टाइम यहाँ पे वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल है। मैंने आपको रूल्स बता दिए, जो टाइम के डिवीजन में है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो टाइम के मल्टीप्लिकेशन में है उनको आप डिवाइड कर लीजिए। तो 7 2 लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, लास्ट एग्जाम्पल है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85,000 इंटू 4.5। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जो थोड़ा सा कैजुअली करते हैं, जल्दी में करते हैं, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों इस टर्म के डिवीजन में है, तो जब आप करेंगे कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइडेड बाई दिस, बिकॉज ये होल इसके डिवीजन में है। या तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, उसके बाद डिवीजन कर लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, या ऐसे कर लीजिए, या इसको पूरा पहले कर लीजिए, इसको पूरा पहले कर लीजिए, फिर दोनों को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे आप कंफर्टेबल है। तो मेरे पास आ रहा है t इज इक्वल टू 19, होप आपके पास भी 19 ही आ रहा होगा। तो ये हमारी 10th एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट को लेके सारे क्वेश्चंस हमने आपके सामने सॉल्व किए हैं कि फॉर्मूला यूज करके, और आपने भी ऐसे ही करना है, या आप अगर सारी फॉर्मूला करना चाहते हो वो आप यहाँ से पढ़ के कर सकते हैं। बट हमारा पर्पस है कि हम बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर पाए विदाउट रिमेम्बरिंग मेनी फॉर्मूलाज। ठीक है, बिल्कुल भी हम ज्यादा रिमेम्बर ना करना पड़े, हमें हर चीज की अलग फॉर्मूला ना बनानी पड़े। तो आपके लिए जो मैंने पहले ही कहा कि आपके लिए जो होमवर्क है वो है 4A। 4A आई होप कि आपसे हो जाएगी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। स्टिल अगर मेरे पास कमेंट्स में या ग्रुप पे 4A के रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वेस्ट आएगी तो वो मैं कल आपको बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ मुझे लगता है कि आज का हम चैप्टर क्लोज करते हैं। तो कल हम 4A में से जो डाउट्स है उसको टेकअप करेंगे, या आज के लेक्चर के डाउट्स टेकअप करेंगे, प्लस हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।